सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। चीनी उपकरणों से वर्चुअल रैलियां कर रही भाजपा, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि चीन ने गलवान घाटी में हमारे सैनिकों की हत्या की है। इससे चीन के प्रति पूरे देश में आक्रोश है। चीन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए उसके आयातित सामान के इस्तेमाल से बचना चाहिए। चीनी उत्पादों का बहिष्कार होना चाहिए। व्यापारियों ने उन्हें बताया कि भाजपा की वर्चुअल रैली में चीनी उपकरणों का खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। यह भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा, देश की सीमाओं पर खून बहाने वाले वीरों को हमारा नमन है। अखिलेश वीडियो कॉलिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में पार्टी नेताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। उनसे संगठन व प्रदेश की राजनीति पर भी चर्चा कर रहे हैं। जन विश्वास की रक्षा करे पीएम। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा है कि पूरा देश व हर दल चीन व एलएसी पर प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। अब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि देश की सीमाओं के साथ ही जनता के विश्वास की भी 100% रक्षा हो। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश की सेना के लिए रनवे की तरह तैयार है। यहाँ लड़ाकू विमान उतर सकते हैं और यहाँ से उड़ान भी भर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम अमरिंदर सिंह बोले, कोई हमारे एक सैनिक को मारे तो हम उसके 5 सैनिक को मारें। पीएम मोदी नीति में करे बदलाव। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आया है। सीएम ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा है कि सीमाओं पर सैनिकों को अपने बचाव में फायरिंग करने और देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए नीति में बदलाव बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार नीति में बदलाव करे। यदि हमारे एक सैनिक को कोई मारता है तो हम उसके 5 सैनिक को मारें। सीएम ने यह बात लद्दाख में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर कही। सीएम की यह टिप्पणी पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में सेना के 20 जवानों की शहादत पर आई है। चीन के साथ यह 50 सालों में सबसे बड़ा सैन्य टकराव है, जिससे दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है। बहरहाल, सैन्य सेवा से जुड़ रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फेसबुक लाइव में कहा कि भारत सरकार की नीति होनी चाहिए कि यदि अगर वे हमारे एक जवान को मारते हैं तो हम उनके 5 जवानों को मारेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी मोबाइल कंपनी के मेन गेट पर लोगों ने लगाया ताला, चीन के खिलाफ नारेबाजी। जी हां दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी ओप्पो पर शहर के लोगों ने प्रदर्शन किया। लद्दाख में भारतीय सेना के 20 जवानों के शहीद होने के बाद विरोध में शहर के लोग शनिवार दोपहर चीनी कंपनी ओप्पो के बाहर जमा हुए, नारेबाजी की, चीन के राष्ट्रपति और चीनी सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने ओप्पो के मेन गेट पर ताला लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को समझाया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन पुलिस को सौंपा है। चीनी कंपनी ओप्पो पर ग्रेटर नोएडा के लोगों ने शनिवार की दोपहर प्रदर्शन किया। हिंदू रक्षा दल के बैनर तले लोग कंपनी के मुख्य गेट पर पहुंचे, ताला लगा दिया और संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कंपनी बंद करने की मांग की। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक फर्स्ट थाना से पुलिस पहुंची। ओप्पो कंपनी के बाहर जमा भीड़ को समझाया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को ज्ञापन दिया है। लोगों ने गलवान में शहीद हुए सैनिकों की याद में मौन रखा है। पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को समझाया और वापस लौटने के लिए कहा। उन्हें जानकारी दी गई कि फिलहाल जिले में धारा 144 लगी है, लिहाजा कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कानून व्यवस्था को नुकसान हो। इसके बाद प्रदर्शनकारी कंपनी से वापस लौट गए। मुख्य गेट पर लगा ताला खोल दिया गया। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि चीन ने भारत के साथ धोखा किया है। भारतीय सेना के 20 जवानों को धोखे से मारा है। चीनी कंपनियों को भारत में कारोबार करने का हक नहीं है। चीन की कंपनियां बड़ी संख्या में ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में काम कर रही हैं। सरकार से मांग करते हैं कि इन कंपनियों के भूमि आवंटन तत्काल रद्द कर दिए जाएं। सभी चीनी कंपनियों को वापस भेज दिया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन विवाद पर राहुल गांधी ने फिर पीएम को घेरा, कहा नरेंद्र मोदी असल में सरेंडर मोदी हैं।
जी हां दोस्तों, लद्दाख में LAC पर चीनी सेना से हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के मसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमलावर हैं। राहुल गांधी सैनिकों की शहादत को लेकर लगातार केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने रविवार को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी असल में सरेंडर मोदी हैं। राहुल गांधी ने जापान टाइम्स के एक लेख को साझा करते हुए ये बात कही। जापान टाइम्स में भारत की मौजूदा नीति को चीन की तुष्टीकरण वाला बताया गया है। इससे पहले राहुल गांधी ने गलवान में हिंसक झड़प के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक के बाद दिए बयान पर भी सवाल खड़ा किया था। असल में पीएम मोदी ने कहा था, ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान पर राहुल गांधी ने सवाल किया था और पूछा था कि अगर वह जमीन चीन की थी जहां भारतीय जवान शहीद हुए तो हमारे सैनिकों को क्यों मारा गया, उन्हें कहां मारा गया। बहरहाल लद्दाख की गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिकों की शहादत पर कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस सैनिकों की शहादत को लेकर लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है। शनिवार को ही पार्टी की ओर से सवाल किया गया कि क्या पीएम मोदी साफ करेंगे कि जवान क्यों शहीद हो गए, वह किसके क्षेत्र में शहीद हुए। वहीं अब YSR कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का पीएम मोदी पर तंज, चीनी हमले ने बाहुबली राजनीति की हवा निकाल दी। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में रविवार के अपने कॉलम में संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी चुनावों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद मोदी अकेले रह जाएंगे। संजय राउत ने सामना में लिखा, भारत के सीमावर्ती क्षेत्र अब कॉन्फ्लिक्ट जोन है, सभी पड़ोसी चीन के साथ जा रहे हैं। भारत पर चीनी आक्रमण हमारी विदेश नीति की विफलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगामी चुनाव हार जाएंगे, मोदी का साथ कौन देगा। चीन के हमले ने बाहुबली राजनीति की हवा निकाल दी है। संजय राउत ने कहा कि जब बराक ओबामा 55 साल के लंबे विवाद के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में क्यूबा गए थे, तब क्यूबा के पूर्व प्रधानमंत्री फिदेल कास्त्रो ने कहा था, क्यूबाई लोगों के लिए ओबामा का नया प्यार दिल का दौरा दे सकता है। शिवसेना सांसद ने कहा कि शी जिनपिंग की भारत यात्रा भी ऐसी ही थी, क्योंकि यह विश्वास करना कठिन था कि चीनी भारत के मित्र हो सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि 1975 के बाद यह पहला मौका था जब चीनी सेना के साथ संघर्ष में इतने सारे भारतीय सैनिक शहीद हुए। हम कैसे बदला लेंगे। उन्होंने पूछा कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक केवल पाकिस्तान के लिए थी। शिवसेना नेता ने कहा कि बीजेपी अब यह कहने की स्थिति में नहीं है कि नेहरू ने 1962 में चीन के साथ गड़बड़ी की थी। अमेरिका के साथ सहानुभूति से भारत को चीन जैसे तटस्थ देश को लेकर कीमत चुकानी पड़ रही है। अब नेपाल जैसा देश चीन के इशारे पर भारत की आलोचना कर रहा है। इस क्षेत्र में अब भारत अकेला रह गया है। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी को चीनी सामान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन भारत का चीन के साथ व्यापार जारी है। उन्होंने कहा, राष्ट्र मोदी के साथ खड़ा है, लेकिन क्या मोदी राष्ट्र की बात सुनेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे हिंदू रक्षा दल के लोग, 30 के खिलाफ केस। जी हां दोस्तों, लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद देश में गुस्से का माहौल है। लोग चीनी कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू रक्षा दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी शनिवार को ग्रेटर नोएडा स्थित मोबाइल फोन बनाने वाली चीनी कंपनी ओप्पो के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर समेत 30 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन और धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। 30 लोगों के खिलाफ अब इकोटेक प्रथम थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि शनिवार को ओप्पो कंपनी के गेट पर हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी और जिला संयोजक गौतम बुद्ध नगर प्रवीण कुमार 30 से 35 व्यक्तियों के साथ बिना किसी अनुमति के एकत्र हो गए। उन्होंने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। कुमार ने बताया कि जनपद में कोविड-19 के चलते धारा 144 और लॉकडाउन जारी है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी में आ गए पैराशूट वाले उम्मीदवार। मुंबई में कारोबार करने वाले फारूक विधान परिषद जाएंगे। जी हां दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव के पहले भी आरजेडी में पैराशूट वाले उम्मीदवार लॉन्च कर गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर से मुंबई में कारोबार करने वाले एक ऐसे बिजनेसमैन को विधान परिषद भेजने की तैयारी में है जिसका पार्टी से कोई पुराना रिश्ता नहीं रहा है। विधान परिषद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पार्टी ने अभी भले ही आधिकारिक तौर पर नहीं की हो, लेकिन अंदर खाने में सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर फारूक का नाम था मैं आ रहा है। रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है कि शिवहर जिले से ताल्लुक रखने वाले फारूक पिछले कुछ अरसे से स्थानीय स्तर पर सक्रिय रहे हैं, लेकिन मुंबई में इनका रियल एस्टेट का कारोबार है। फारूक पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर हुई बैठक के दौरान भी वहां मौजूद थे और उनका नाम विधान परिषद के लिए बिल्कुल माना जा रहा है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल को किसी एक अल्पसंख्यक को विधान परिषद भेजना है और फारूक का नाम इस रेस में सबसे आगे है। नामांकन की कर चुके हैं तैयारी। जानकार सूत्रों की माने तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के संपर्क में आने के बाद फारूक लगातार पार्टी की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेते रहे हैं और अब वह विधान परिषद के लिए सबसे मजबूत दावेदार में से एक हैं। हालांकि अभी भी आधिकारिक तौर पर उनके उम्मीदवारी पर मुहर लगनी बाकी है, लेकिन परिषद में नामांकन के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। इसके पहले राज्यसभा चुनाव में भी बड़े कारोबारी अमरेंद्र धारी सिंह को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाते हुए राज्यसभा भेज दिया था। अमरेंद्र धारी सिंह राष्ट्रीय जनता दल के एक साथ जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन उन्हें आनन फानन में पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए नामांकन कराया गया। अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के पहले राष्ट्रीय जनता दल में पैराशूट वाले उम्मीदवार के लॉन्चिंग से पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं में थोड़ी मायूसी है। दबी जुबान से पार्टी के अंदर अब यह चर्चा होने लगी है कि राज्यसभा और विधान परिषद के लिए संगठन के लिए काम करने वालों की बजाय अचानक से अवतरित हुए कारोबारियों को तरजीह दी जा रही है। आरजेडी के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी और उनका नामांकन होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोयला खदानों की नीलामी में राज्य सरकार को विश्वास में लेने की जरूरत, हेमंत सोरेन। जी हां दोस्तों, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार कोयला खदानों की नीलामी के मामले में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंची है। सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से कोयला खदानों की नीलामी से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कोल ब्लॉक नीलामी को लेकर राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोल ब्लॉक नीलामी में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विश्वास में लेने की जरूरत थी, क्योंकि झारखंड में खनन का विषय हमेशा से ज्वलंत रहा है। इतने वर्ष बाद नई प्रक्रिया अपनाई गई है और इस प्रक्रिया से प्रतीत होता है कि फिर पुरानी व्यवस्था में हम जाएंगे जिससे हम बाहर आए थे। मौजूदा व्यवस्था से यहाँ रह रहे लोगों को खनन कार्य में अभी भी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। विस्थापन की समस्या उलझी हुई है। उन्होंने बताया, केंद्र सरकार को मामले में जल्दीबाजी नहीं करने का आग्रह राज्य सरकार पूर्व में कर चुकी थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ जिससे लगे कि पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल ब्लॉक नीलामी से पूर्व राज्यव्यापी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए था, जिससे पता चल सके कि कोयला खनन से यहाँ के लोग लाभान्वित हुए हैं या नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। यह बड़ा विषय था, लेकिन केंद्र सरकार ने जल्दबाजी दिखाई है। सोरेन ने आगे कहा कि आज पूरी दुनिया लॉकडाउन से प्रभावित है। भारत सरकार कोल ब्लॉक नीलामी में विदेशी निवेश की भी बात कर रही है, जबकि विदेशों से आवागमन पूरी तरह बंद है। झारखंड की अपनी स्थानीय समस्याएं हैं। आज यहाँ के उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। ऐसे में कोल ब्लॉक नीलामी की प्रक्रिया राज्य को लाभ देने वाली प्रतीत नहीं होती है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार हाल ही के दिनों में कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार के खिलाफ 22 से कांग्रेस का पोल खोलो अभियान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने 22 जून से राज्यव्यापी पोल खोलो अभियान चलाने का फैसला किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने शनिवार को कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में 69,000 शिक्षक भर्ती और पशुधन विभाग में घोटाले हुए हैं। इसके चलते पार्टी ने भ्रष्टाचार पर पोल खोलो अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अभियान के तहत प्रत्येक जिले और ब्लॉक स्तर पर बड़े पैमाने पर भी पर्चा वितरण, पोस्टर आदि के माध्यम से प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 22 जून से शुरू होने वाले इस अभियान से पहले
पहले दिन हर जिले पर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को घोटालों और भ्रष्टाचार के संदर्भ में ज्ञापन दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी के चलते प्रत्येक जिले के अध्यक्ष को महामारी के दौरान जरूरी गाइडलाइंस का हर हालत पालन करने और करवाने के साथ साथ अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। श्री लल्लू ने बताया कि अभियान के दौरान 25 जून को हर जिले में सामूहिक उपवास का कार्यक्रम होगा। 2 से 12 जुलाई तक प्रदेश के हर जिले के हर ब्लॉक को कवर करते हुए छोटी छोटी टोलियों में पर्चा वितरण कार्यक्रम के साथ शिक्षक भर्ती घोटाले और पशुधन घोटालों का सच जनता के बीच रखा जाएगा। 14 से 19 जुलाई तक सूबे की हर ग्राम सभा तक भ्रष्टाचार और घोटालों को उजागर करने वाले पोस्टर ग्राम सभा चैक चट्टी पर चस्पा किए जाएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से हर जिले, ब्लॉक और ग्राम सभा तक घोटालों और भ्रष्टाचार से संबंधित योगी सरकार की कारगुजारियों को जनता के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में संस्थागत लूट खसोट हो रही है, मंत्रियों के प्रतिनिधियों के नाम घोटालों और भ्रष्टाचार में आ रहे हैं, पर मुख्यमंत्री योगी पूरे मामले में साजिशी चुप्पी ओढ़े हैं। ऐसे में हम जनता के बीच जाकर घोटालों और भ्रष्टाचार का सच जनता के बीच रखते हुए योगी निजाम को बेनकाब करने का काम करेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।